हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो कल की क्लास में हमने लास्ट पढ़ा था कि कैसे मानव जो है धीरे धीरे डेवलप्ड हुआ, कैसे वो पैलियोलिथिक एज से निकला। जो मानव पहले घुमंतु जीवन जी रहा था, वो मानव मेसोलिथिक में जाते जाते उसने क्या शुरू किया? पशुपालना शुरू किया, डोमेस्टिकेशन शुरू किया। वो क्या बना? पशुपालक बना। उसने पशुओं को चराना शुरू किया। अब जो घुमंतु जीवन जी रहा था उसके जीवन में क्या आया? स्थायित्व आने लगा। ऐसे धीरे धीरे करते करते न्यूलिथिक पीरियड में जाते जाते मानव ने क्या शुरू कर दी? कृषि शुरू कर दी, एग्रीकल्चर शुरू हो गया। और एग्रीकल्चर शुरू होने के बाद मानव के जीवन में क्या आ गया? स्थायित्व आ गया। मानव एक जगह बस्ती बनाने शुरू हो गया, परमानेंट सेटलमेंट आ गया। तो ये हमने कल की स्टोरी के थ्रू देखा। अब आज जो है हम पैलियोलिथिक की सिग्निफिकेंस से शुरू करते हैं। आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल की विशेषता। तो पैलियोलिथिक एज की सिग्निफिकेंस क्या है? पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि मानव ने क्या करना शुरू किया था? आग की खोज हो गई थी इस काल में। कल पढ़ा था ना, पैलियोलिथिक को डिवाइड किया था हमने 3 भागों में, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना पैलियोलिथिक एज को। लोअर पैलियोलिथिक एज, मिडिल पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। वहां पर हमने जब उसकी सिग्निफिकेंस पढ़ी तो वहां पर हमने देखा कि मानव ने जो अपर पैलियोलिथिक एज है, उच्च पूरा पाषाण काल है, उसमें आग की खोज कर ली थी। लेकिन अभी भी मानव आज का आग का जो उपयोग है वो नहीं जानता था। तो फर्स्ट पॉइंट यहीं से आता है सिग्निफिकेंस में कि इस काल का मानव आग से परिचित था। लेकिन आग का उपयोग नहीं जानता था। तो ये हुई हमारी फर्स्ट सिग्निफिकेंस, ये पहली विशेषता हुई हमारी। अब जो मानव था, जब वो आग आग का प्रयोग जानता ही नहीं था कि आग को कैसे इस्तेमाल किया जाए, तो इसका मतलब मानव जो भोजन खाता था वो कैसा खाता था? कच्चा। तो यहीं से हमारी दूसरी विशेषता आती है इस काल की कि इस काल का मानव भोजन बिना पका खाता था। ये हुई हमारी दूसरी सिग्निफिकेंस। अब हमने देखा कि इस काल का जो मानव था उसका जीवन किस पर निर्भर था। कल देखा था ना कि इस काल का मानव क्या करता था? आखेट करता था, मतलब शिकार करता था। तो इस काल के मानव का जीवन शिकार पर निर्भर था। तो ये हमारा हुआ थर्ड पॉइंट। इस काल का मानव क्या करता था? आखेट करता था। अब आखेट करता था तो इसका मतलब क्या खाता था? कच्चा मांस, क्योंकि आग से तो उसका उपयोग तो उसको पता ही नहीं था आग का। अभी पढ़ा ना ऊपर कि भोजन बिना पका खाता था, और भोजन में खाता क्या था? शिकार करके। तो इस काल का मानव क्या खाता था? कच्चा मांस। इस काल का मानव
कच्चा मांस खाता था। अब जीवन तो वो आखिर का जी रहा था। इस काल में ना तो डोमेस्टिकेशन था, पशुपालन, ना ही कृषि था। तो इस काल का मानव पशुपालन और कृषि से परिचित नहीं था। अब शिकार करता था तो क्या वो एक जगह पर रहता होगा? क्या उसको एक ही जगह बैठे बैठे अपने शिकार मिल जाते होंगे? तो शिकार करने के लिए वो इधर उधर घूमता होगा। इसीलिए कहा गया है कि इस काल का मानव कैसा जीवन जीता था? घुमंतु जीवन जीता था। मानव कैसा जीवन जीता था? घुमंतु जीवन जीता था। और क्या सिग्निफिकेंस है इस काल की? और क्या क्या पढ़ा था हमने कल? क्या इस काल में मानव ने जो टूल्स बनाए थे वो एडवांस टूल यूज किए थे या सिर्फ ऑर्डिनरी टूल्स यूज किए थे? तो इस काल के मानव के टूल्स कैसे थे? सामान्य ऑर्डिनरी टूल्स थे। तो इसका मतलब कि इस काल का मानव, नेक्स्ट हमारा क्या है? इस काल का मानव उन्नत उपकरण उन्नत उपकरण का मतलब है एडवांस टूल। तो इस काल का मानव उन्नत उपकरणों का प्रयोग नहीं करता था। तो ये तो हुई हमारी पैलियोलिथिक की सिग्निफिकेंस। समझ में आया कि पैलियोलिथिक का जो मानव था वो कैसा जीवन जीता था? तो ये है उसकी सारी विशेषताएं। पूरा पाषाण काल का मानव क्या क्या चीजें करता था और क्या क्या चीजें नहीं करता था। इसको जल्दी से राइट डाउन कीजिए, फिर अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं कि पूरा पाषाण काल के स्थल कौन कौन से हैं। साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक एज। अच्छा, अगर इस काल का मानव जो है घुमंतु जीवन जीता था तो इसका मतलब इस काल का मानव जो है स्थायी निवास नहीं बनाता था, परमानेंट सेटलमेंट नहीं बनाता था। तो एक और इसमें ऐड कर लीजिए, मानव स्थायी निवास परमानेंट सेटलमेंट जिसको बोलते हैं नहीं बनाता था। तो ये था हमारा पैलियोलिथिक का विशेषताएं, पूरा पाषाण काल की विशेषता। हो गया राइट डाउन? चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा साइट्स ऑफ पैलियोलिथिक ईरा या पैलियोलिथिक एज, पूरा पाषाण काल स्थल।
अगर हम पूरा पाषाण काल के स्थल की बात करें तो ये हमारे दो देशों में पाए जाते हैं। जो पैलियोलिथिक साइट्स है वो हमारी 2 कंट्रीज में पाई जाती है। कौन कौन सी? एक तो भारत, इंडिया और दूसरा पाकिस्तान। तो कौन कौन से दो देशों में पाई जाती है? इंडिया और पाकिस्तान। तो इन दोनों देशों में ही हम जो है पैलियोलिथिक साइट्स पूरा पाषाण काल के स्थलों को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं नंबर वाइज कि भारत की कौन कौन सी है और पाकिस्तान की कौन सी। तो सबसे पहली है हमारी इंडिया की, भारत की। तो पहली साइट है हमारी पल्लवरम। कल भी हमने इसका पढ़ा था, बीच बीच में इसका कई बार नाम यूज हुआ है। जो ये पल्लवरम है ये कहाँ पर है? ये पल्लवरम स्थल है, पल्लवरम साइट कहाँ पर है? तमिलनाडु। कल पढ़ा था ना? तो लोकेटेड इन तमिलनाडु। ये स्थल कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। तो अगर पूछ लिया जाए कि पैलियोलिथिक की पल्लवरम साइट जो है वो कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है, अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आप क्या मार्क करेंगे? तमिलनाडु। पैलियोलिथिक साइट जो है हमारी पल्लवरम ये कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है हमारा, यहाँ पर खुदाई किसने करवाई थी? यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस ने खुदाई कराई थी। यहाँ पर रॉबर्ट ब्रूस जो हमारा वो था प्री हिस्टोरिक पीरियड का फादर, और कल पैलियोलिथिक का फादर भी पढ़ा था ना उसको। तो जो रॉबर्ट ब्रूस है इन्होंने यहाँ पर खुदाई कराई थी। अब यहाँ पर इनको खुदाई में क्या मिला था? ये तो हमने 2-3 बार रिपीट किया है, बताएगा कोई? पल्लवरम से रॉबर्ट ब्रूस को खुदाई के टाइम क्या मिला था? हैंडेक्स, हस्त कुठार, जो किससे बनी हुई थी? पत्थर से। यहाँ से क्या मिला था? हैंडेक्स, हस्त कुठार, जो पत्थर से बनी हुई थी। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पल्लवरम साइट के। एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि पत्थर से बनी हुई हस्त कुठार रॉबर्ट ब्रूस को कहाँ से मिली थी, तो कौन सा स्थल है वो पूरा पाषाण काल का जहाँ से हस्त कुठार मिली? पल्लवरम। कल इसी के साथ हमने 3 स्थल और पढ़े थे तमिलनाडु के, 2 और पल्लवरम के अलावा कौन कौन से थे? बताएगा कोई? अतिरम्पक्कम और बदमदुराई। ये दोनों ही, ये तीनों पल्लवरम, अतिरम्पक्कम और बदमदुराई, इन तीनों जगह से हमें क्या मिला था? हैंडेक्स, हस्त कुठार। तो ये तो हो गई हमारी पहली साइट पल्लवरम। जल्दी से राइट डाउन कीजिए इसको। नेक्स्ट है हमारा भीमबेटका। कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश। कहाँ पर है भीमबेटका? भीमबेटका है हमारी मध्य प्रदेश। एमपी में।
पढ़ी है ना भीमबेटका की गुफाएं। कल उच्च पूर्व पाषाण काल जो हमारा अपर पैलियोलिथिक एज है उसमें हमने पढ़ा था कि इस काल के मानव ने क्या शुरू कर दिया था, गुफाओं में रहना। तो उसका साक्ष्य हमें यहीं से मिला है, जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इन्हीं से हमें साक्ष्य मिला है कि इस काल का मानव कहाँ रहता था, गुफाओं में रहता था। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि इस काल का मानव कहाँ रहता था, इस काल के मानव के गुफाओं में रहने का साक्ष्य जो गुफाओं में रहने का एविडेंस है वो हमें यहीं से मिला है। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए कि कहां से मानव का गुफाओं में रहने का साक्ष्य मिला, किस काल में मिला, तो अपर पैलियोलिथिक एज, और किस स्थल से मिला, तो वो था हमारा भीमबेटका। दूसरा यहीं से पॉइंट आ जाता है, प्राचीनतम चित्रकारी, ओल्डेस्ट पेंटिंग पढ़ी थी ना, ये क्या करते थे, गुफाओं में चित्र बनाते थे, प्राचीनतम चित्रकारी, इसका साक्ष्य भी यहीं से मिला। तो ये भी हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों पॉइंट। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि गुफाओं में चित्रकारी किस रंग से की जाती थी, नीले रंग से। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए किस रंग से चित्रकारी की जाती थी गुफाओं में, नीले रंग से। तीसरा और मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे कि जो ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये जो लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज ऑफ यूनेस्को है उसमें शामिल हो चुकी है हमारी। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ यूनेस्को में शामिल है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पूरा पाषाण काल स्थल, भीमबेटका की गुफाएं। तो तीनों ही पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है इंपॉर्टेंट है, जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। ये हमारा दूसरा स्थल हो गया पूरा पाषाण काल का। अच्छा, आप लोगों ने देखा कैसे मानव धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तो ये क्या है, डेवलपमेंट की शुरुआत। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसकी शुरुआत होगी। जो उसकी नींव जो रखी जाएगी वो कौन रखेगा, हमारा कॉपर स्टोन एज और स्टोन एज। जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसकी नींव कौन रखेगा, स्टोन एज और कॉपर स्टोन एज। कैसे मानव धीरे धीरे डेवलप हुआ, कैसे वो जंगलों में आखेट करता हुआ घूम रहा था, फिर उसने पशु को पालना शुरू किया, फिर कृषि करनी शुरू की, एक जगह ठहरने लगा, बस्तियां बसी, फिर वो नदियों के किनारे रहने लगेगा। तो ऐसे ही धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो है नींव रखी गई। अगली साइट जो है हमारी, ये भी इंपॉर्टेंट साइट है, हथनोरा। कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि पहला मानव का जो भारत में पहला मानव का जो साक्ष्य मिला था वो कहाँ मिला था, नर्मदा घाटी। कहाँ पर, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी पर। तो हथनोरा है वो कहाँ पर स्थित है, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी। कहाँ स्थित है ये स्थल, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी। और यहाँ से
भारत में पहले मानव का साक्ष्य मिला। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहले मानव का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो यहाँ से भारत के पहले मानव साक्ष्य, पहला मानव साक्ष्य मिला। फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस यहीं से मिला था। तो अगर पेपर में पूछ लिया जाए तो कौन सी साइड जाएगी? हथनोरा, जो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। तो ये जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है ये? एमपी की नर्मदा घाटी में, मध्य प्रदेश की नर्मदा घाटी में। और यहाँ से हमें क्या मिला था? फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस मिला था इंडिया का। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस कहाँ मिला था हमें? अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। और अगर इंडिया की बात करें तो फर्स्ट ह्यूमन एविडेंस कहाँ पर मिला है? नर्मदा घाटी में। और कौन से स्थल से मिला? तो हथनोरा। हो गया। अगली जो साइट है वो है हमारी, अगला जो स्थल है भीमबेटका हो गया, हथनोरा हो गया और पल्लवरम हो गया। इंडिया की 3 साइट हो गई। एक लास्ट साइट देख लेते हैं हम, बेलन घाटी। बेलन वैली जिसको बोलते हैं। अभी फिलहाल में हो सकता है पेपर में ये पूछ लिया जाए कि पैलियोलिथिक साइट का जो बेलन घाटी है, बेलन घाटी जो साइट है वो कहाँ पर स्थित है। क्यों? क्योंकि अभी यूपी में क्या लगा था? कुंभ मेला। अभी यूपी चर्चा में है, तो यूपी से जाहिर सी बात है इतिहास से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो बेलन घाटी है ये कहाँ पर स्थित है? यूपी। तो ये हमारी यूपी प्रयागराज में स्थित है बेलन घाटी। यूपी के प्रयागराज। कहाँ स्थित है ये? यूपी के प्रयागराज में। और यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं हमें, वो मिले हैं पैलियोलिथिक स्टोन जो था हमारा, पूरा पाषाण काल का जो पत्थर था, उससे बने उपकरणों का साक्ष्य हमें इस साइड से मिलता है। तो पैलियोलिथिक स्टोन से बने या पूरा पाषाण काल पत्थर से बने टूल्स का एविडेंस यहीं से मिलता है। जो पूरा पाषाण काल का पत्थर है उससे बने उपकरणों का साक्ष्य जो है बेलन घाटी से हमें मिला है। तो एक तो ये कहाँ पर है? यूपी में। और दूसरी, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी याद रख लो कि यहाँ से हमें जो है कुछ उपकरणों के साक्ष्य मिले हैं। हो गया। अच्छा, जो ये बेलन घाटी है ये हमारे यूपी के प्रयागराज और मिर्जापुर के बीच में है। अगला साइट है हमारा, चलो पाकिस्तान का देख लेते हैं। साइट्स इन पाकिस्तान। तो सोहन घाटी सुना है? सोहन वैली। ये हमारी जो है पाकिस्तान का स्थल है। पूरा पाषाण काल का स्थल है जो कहाँ पर है? पाकिस्तान में, जो प्रेजेंट पाकिस्तान है। ये कहाँ पर स्थित है? प्रेजेंट पाकिस्तान।
और यहाँ से भी हमें यहाँ से मिले उपकरण किससे संबंधित है? पूरा पाषाण काल से। तो ये थी हमारी कुछ पैलियोलिथिक साइट्स और उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पे हमारा पैलियोलिथिक साइट जो है वो खत्म हुआ। हमारा पूरा पैलियोलिथिक पीरियड यहाँ पर आज खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारा मेसोलिथिक पीरियड। लिखिए आप सभी ने ये। अच्छा, जो मेसोलिथिक पीरियड है हमारा मध्य पूरा पाषाण काल, इसमें हमने कल देखा था स्टोरी के थ्रू, उस काल का मानव क्या शुरू कर देगा? डोमेस्टिकेशन, पशुओं को पालना शुरू कर देगा, पशु चराना शुरू कर देगा। अब जैसे हमने कल पैलियोलिथिक जो एज था उसके स्टोन्स देखे कि इस काल में कौन कौन से पत्थर यूज हुए हैं, कौन कौन से औजार यूज हुए हैं। तो अब हम मेसोलिथिक का देखते हैं। तो अगर मेसोलिथिक की बात करें, अगला टॉपिक है हमारा मेसोलिथिक। मध्य पाषाण काल, इसके फादर कौन थे? होडर वेस्ट्रोफ, कल पढ़ा है ना। तो मध्य पाषाण काल जो है हमारा, इसमें कौन कौन से स्टोन यूज हुआ है? अगर स्टोन की बात करें, पत्थर जो है हमारा कौन सा उपयोग हुआ है इसमें? तो जो हमने पैलियोलिथिक में पढ़ा, क्वार्ट्ज, चर्ट और जेस्पर, वही पत्थर जो है हमारे इस काल में भी यूज हुए हैं। लेकिन चेंज क्या है कि इस काल के जो औजार थे वो छोटे छोटे पत्थरों से बने औजार थे, माइक्रोलिथ्स। तो इसीलिए इस काल को माइक्रोलिथ्स एरा भी बोला जाता है। तो अगर पूछ लिया जाए कि माइक्रोलिथ्स किस एज में या किस पीरियड में या किस काल में उपयोग हुए थे? सूक्ष्म औजार, माइक्रोलिथ्स का मतलब क्या है? सूक्ष्म औजार। वो किस काल में यूज हुए थे? तो वो है हमारा मेसोलिथिक एज, मध्य पाषाण काल। छोटे छोटे पत्थरों जिनको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म औजार। इंग्लिश की अगर बात करें तो माइक्रोलिथ्स। तो माइक्रोलिथ्स कहाँ पर यूज हुए हैं हमारे? मेसोलिथिक एज में। इनकी जो शेप्स थी, अगर हम इनके आकार की बात करें, जो हमारे छोटे छोटे पत्थर थे, ये किस आकार के थे? तो ये ज्यामितीय आकार के थे। कैसे थे? ज्योमेट्रिकल शेप्स। तो यहीं से दूसरा पॉइंट आ गया कि शेप्स कैसी थी इनकी? ज्योमेट्रिकल। ज्योमेट्रिकल शेप्स, ज्यामितीय आकार। इस काल के मानव ने क्या शुरू किया था? पशुपालन। और ये इसकी अगली पॉइंट हुई कि इस काल के मानव ने पशुपालन और पशुओं को चराना
शुरू किया। दूसरी अगर कोई विशेषता आपको याद हो तो बताइए। अगली क्या थी हमारी? पशुपालन के साथ कल पढ़ाया था मैंने कि इस काल के मानव में जो है, जब पशु को, अच्छा एक बात बताओ, अगर मानव पशु को चराएगा तो पशु को हर जगह अपने साथ लेकर घूमेगा, जहां हो जाएगा साथ साथ लेकर जाने में दिक्कत होगी इसको, इसीलिए वो क्या करेगा, एक जगह ठहरने लगेगा। तो अब मानव के जीवन में जो है स्थायित्व आने लगेगा, मतलब एक जगह रहने की आदत बनने लगेगी। तो इस काल में अब एक जगह रहने की आदत बनने लगी तो क्या हुआ? बस्तियां बनने लगी। बनेगी बस्तियां। अगर हम पशुपालन की बात करें कि इसका साक्ष्य क्या है, कि हमें कैसे पता कि इस काल के मानव ने पशुपालन शुरू किया था, तो इसका एविडेंस है हमारा जो आदमगढ़ है। आदमगढ़ और बागोर जो साइट है हमारा मेसोलिथिक का, क्या मिले? पशुपालन के साक्ष्य मिले। अब अगर मानव पशु पाल रहा था तो यहीं से एक और पॉइंट आ जाता है कि मानव का सबसे पहला पशु मित्र कौन था? मानव का सबसे पहला पशु मित्र कौन था? बताएगा कोई? सबसे पहले मानव ने किसको पाला? तो सबसे पहला पशु मित्र मानव का था कुत्ता। मतलब कि मानव ने सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को पाला। और एविडेंस हमने बता दिए कहां से मिले हैं पशुपालन के, साक्ष्य कैसे मिले? आदमगढ़ से और बागोर से। तो यहाँ से जो है ये प्रूफ होता है कि इस काल का मानव पशु पालता था। अगला है, अभी बात की थी कि मानव के जीवन में स्थायित्व आने लगा था, बस्तियां बसाने लगा था। तो दो हमारे स्थल है, एक तो बागोर, एक चौपानी मांडो। बागोर और चौपानी मांडो चौपानी मांडो से मानव बस्ती के अवशेष मिले। तो यहाँ से हमें जो है मानव बस्ती का एविडेंस मिलता है। कहाँ कहाँ से? बागोर से और चौपानी मांडो। बागोर हमारा राजस्थान में है और चौपानी मांडो हमारा मिर्जापुर का है। और अगर हम आदमगढ़ की बात करें तो ये हमारा मध्य प्रदेश में स्थित है। जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए, फिर प्रॉपर तरीके से जो है हम पैसोलिथिक की सिग्निफिकेंस एक बार देख लेते हैं। पैलेयोलिथिक में तो किसी को कोई डाउट रहा नहीं होगा, उसको तो हमने अच्छे डिटेल से पढ़ा है, तो मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को पैलेयोलिथिक में कोई डाउट होगा। अब जैसे डिटेल में पैलेयोलिथिक पढ़ा है वैसे ही एक एक चीज हम जो है मेसोलिथिक की कवर करते हुए चलेंगे। हो गया। अब अगला टॉपिक है हमारा मध्य पाषाण काल की विशेषताएं, सिग्निफिकेंस ऑफ
मेसोलिथिक। तो मध्य पाषाण काल की विशेषता क्या है? तो इस काल का मानव सबसे पहले अगर हम बात करें तो पशुपालन करना शुरू हो गया था। तो फर्स्ट पॉइंट ही हमारा ये आ जाता है कि इस काल का मानव पशुपालन और पशुओं को चराना शुरू हो गया था। तो मतलब इस काल का मानव डोमेस्टिकेशन करने लगा था। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा हुआ कि इस काल का मानव पशुपालन करता था। फर्स्ट हो गया। अब अगर पशुपालन करता था तो मतलब मानव के जीवन में क्या आया? स्थायित्व आना शुरू हुआ। तो यहीं से हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है कि मानव के जीवन में स्थायित्व स्थायित्व आना शुरू हो गया मानव के जीवन में। अब मानव के जीवन में स्थायित्व भी आ गया। जो पशुपालन है वो भी शुरू हो गया। लेकिन इस काल का मानव अभी भी कृषि नहीं कर रहा था। तो मानव अभी भी कैसा क्या खा रहा था? पशु ही खा रहा था। और इस काल का मानव जो है आग से परिचित तो था, लेकिन आग का उपयोग अभी भी नहीं जानता था, क्योंकि आग का उपयोग मानव जो है कब जानेगा? नियोलिथिक पीरियड में। तो थर्ड पॉइंट यहीं से आ गया कि इस काल का मानव आग का प्रयोग नहीं जानता था। अब आग का प्रयोग नहीं जानेगा तो भोजन कैसा खाएगा? कच्चा। तो भोजन कैसा खाता था? कच्चा। अब अगर मानव के जीवन में स्थायित्व आ गया तो मतलब मानव जो है बस्ती बसाना शुरू हो गया। तो मानव बस्ती शुरू हुई। नेक्स्ट क्या है कि मानव अब जो है क्या हो गया था? खाद्य संग्राहक हो गया था। क्या हो गया था? खाद्य संग्राहक हो गया था। कल स्टोरी के माध्यम से हमने क्या पढ़ा था कि जब मानव जंगल जंगल भटक रहा था, जहां पशु दिखे मार लिया और खा लिया। धीरे धीरे उसको समझ आई कि अगर मैं एक साथ सबको मार के खा जाऊंगा तो बाद में फिर मुझे मुश्किल होती है। तो उसने जितना चाहिए उतना मारा, खाया और बाकी को अपने साथ रखना शुरू किया। तो वहां से पशुपालन शुरू हुआ था। तो क्या हो गया कि मानव ने अब क्या करना शुरू कर दिया? खाद्य संग्राहक। मतलब मानव जो है भोजन इकट्ठा करने लगा, फूड गैदरर बना। तो इस काल का मानव क्या हो गया? अब खाद्य संग्राहक। मानव फूड गैदरर बना। नेक्स्ट है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो पैलियोलिथिक टाइम पीरियड था उसका जो मानव था वो उन्नत उपकरण यूज नहीं करता था। लेकिन हमने अभी देखा इसमें, अभी ऊपर देखा था ना कि जो औजार थे वो कैसे बनने लगे थे? छोटे पत्थरों के बनने लगे थे, माइक्रोलिथ्स। तो इसका मतलब मानव जो है पत्थरों के उपकरणों से नए औजार बनाना शुरू हो गया था। मानव पत्थरों से
पत्थरों के नए उपकरण बनाने लगा। अब नए उपकरण बनाने लगा तो क्या हुआ? नए उपकरण आए तो मानव जो है उन्नत उपकरण का उपयोग करने लगा। इस काल का मानव क्या करने लगा? उन्नत उपकरण, एडवांस टूल, उन्नत उपकरण प्रयोग करने लगा। तो ये थी हमारी मध्य पाषाण काल की विशेषताएं। समझ आई सभी को? जल्दी से इसको राइट डाउन कीजिए। तो हमने देखा कि इस काल का मानव जो है पशुपालन कर रहा था। पशुपालन से उसके जीवन में क्या आया? स्थायित्व आया। अब जीवन में स्थायित्व आया तो मतलब मानव बस्तियां बसनी शुरू हो गई। अभी भी लेकिन मानव जो है आग का उपयोग नहीं जानता था। अब आग का उपयोग नहीं जानता तो मानव भोजन कैसा खाएगा? मानव जो है कच्चा भोजन खा रहा था अभी भी। और मानव लेकिन कच्चा भोजन खाने के साथ साथ अब मानव में क्या आ गया था? भोजन को इकट्ठा करना आ गया था। तो मतलब मानव यहाँ पे क्या बन गया? खाद्य संग्राहक बन गया। दूसरा हमने देखा कि मानव जो है पत्थर तो वही यूज कर रहा था अभी भी जो पैलियोलिथिक एज में यूज कर रहा था उपकरण बनाने के लिए, लेकिन अब क्या किया उसने? उनका साइज जो है छोटा कर दिया। अब पहले के मुकाबले जो टूल्स थे, जो पत्थर थे, वो कैसे हो गए? छोटे हो गए, सूक्ष्म हो गए, जिनको हम माइक्रोलिथ्स बोलते हैं। तो इन्हीं उपकरणों से वो जो पत्थर थे, पत्थरों से ही पत्थरों के नए उपकरणों का जो है मानव ने बनाना शुरू किया। तो यहीं से हमें नेक्स्ट पॉइंट क्या मिलता है कि इस काल का मानव उन्नत उपकरण जो एडवांस टूल्स थे उनका प्रयोग करने लगा। तो ये थी हमारी मध्य पाषाण काल की विशेषता, सिग्निफिकेंस ऑफ मेसोलिथिक एज। हो गया? चलिए आज इतने ही रखते हैं। कल की क्लास में हम शुरू करेंगे मेसोलिथिक एज की साइट से, जो हमारे मध्य पाषाण काल के स्थल है, जिसमें से हम 4 नाम अभी देख भी चुके हैं कि चौपानी मांडो कहाँ का है हमारा? मिर्जापुर। बागोर राजस्थान का है। और जो आदमगढ़ है वो कहाँ से है? मध्य प्रदेश। आदमगढ़ और बागोर से हमें किसके साक्ष्य मिले? डोमेस्टिकेशन, पशुपालन के। और चौपानी मांडो और बागोर से किसके साक्ष्य मिले हमें? मानव बस्ती के अवशेष के। कल अपनी साइट्स देखते हैं हम क्या क्या कौन कौन सी साइट्स है हमारी मेसोलिथिक की। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है सभी बच्चों को आज का टॉपिक समझ आया होगा। कल से अपना साइट से शुरू करेंगे हम। अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आप लोगों को मेरे साथ कंटिन्यू करना है, क्लासेस जो है कंटिन्यू करनी है, तो हम कौन से प्लेटफॉर्म से करेंगे? यूट्यूब प्लेटफॉर्म से। तो कौन सा हैंडल है हमारा यूट्यूब का? @GSY अनुष्का चौधरी। तो ये हमारा यूट्यूब हैंडल है। इसी से हम जो है डेली अपनी यूट्यूब क्लासेस कवर करेंगे। वहीं पे आपको नोट्स का भी लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, आप वहां से अपने नोट्स भी देख सकते हैं। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।